फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, ये जो टॉपिक है यही लिख देते हैं कि भाई आज जो स्टार्ट होने वाला है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होता क्या है बेटा, इसको हम क्यों पढ़ते हैं, किस वजह से? आपने बचपन में एक कहानी सुनी थी भाई एनर्जी क्या होती है, तो आप बोलोगे सर एनर्जी वो ना क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, बट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट हम यहाँ पर लिख देते हैं कि भाई एनर्जी क्या होती है, कि द एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कि एनर्जी को हम पैदा नहीं कर सकते, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही हम उसको क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, बट इट्स ट्रांसफ़र, उसको हम बेटा क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी पहला पॉइंट तो हमें पता चल गया कि भाई एनर्जी को हम पैदा नहीं कर सकते हैं, ना इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट है। तो बेटा देखो एनर्जी क्या रहेगी, सिर्फ चेंज की है, यानी हमारे पास क्या है, एनर्जी के चेंज किया। पहले फॉर्म क्या था, अब देखो सपोज़ करो कैसे है, अब सर्दी में हमारे पास हाथ कोल्ड होते हैं, ठंडे होते हैं, तो हम इसको रब करते हैं तो हमारे कोल्ड बॉडी से कन्वर्ट हो जाती है किस में, हॉट बॉडी में। तो हमने क्या किया, एनर्जी को ट्रांसफ़र किया। जब मौलिक रब किया तो हमने क्या किया था, ट्रांसफ़र किया था कि कोल्ड बॉडी से वो हॉट बॉडी में चले जाए। हमने सिर्फ ट्रांसफ़र किया, पैदा की नहीं, वही चीज़ थी, हमने सिर्फ रब किया तो वो क्या हो गई, ट्रांसफ़र हो गई। तो यही चीज़ पहले हमारे पास आ जाती है। तो इस वजह से इस थर्मोडायनामिक को एक और नाम से जाना जाता है, तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी ये इस वजह से हम कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, थर्मोडायनामिक को, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को हम यही कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बस एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड, आपके पास क्या आ जाता है, वो क्या आ जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। यानी एनर्जी का हमने ट्रांसफ़र किया, इसको मतलब हमने कंजर्व रखी हुई है, तो यही चीज़ हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक कहलाते हैं। ठीक है बेटा, अब ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक हो गया। अब हम देखते हैं फर्स्ट लॉ इंट्रोडक्शन सब बता रहा हूँ, अब इसके बाद कौन से लॉ आ जाते हैं, उनके बाद हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक पढ़ने से पहले कुछ हमें चीज़ पता होनी चाहिए, उसके बाद हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के ऊपर आ रहे हैं। तो ये तो हमें पता है कि एनर्जी की नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम देखते हैं, और वहाँ पे जो एनर्जी होती है वो सारी क्या होती है, कंजर्वेटिव। यानी एक और पॉइंट लेकर लिखना चाहें, द होल यूनिवर्स, सारे यूनिवर्स के अंदर एनर्जी जो है रिमेन्स कांस्टेंट। वो आपके पास एनर्जी जो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब डेल्टा एनर्जी यूनिवर्स के अंदर वो रहेगी ज़ीरो। इसका मतलब एनर्जी आपके पास क्या रहेगी, ज़ीरो का मतलब है कांस्टेंट, ऐसे नहीं ज़ीरो का मतलब खत्म नहीं, ज़ीरो का मतलब है रिमेन सेम। हमने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हमारे पास क्या है, एनर्जी ट्रांसफ़र कर दे रही है। ठीक है, तो यही चीज़ हमारे पास क्या कर देती है, कंजर्व रहती है। जैसे सूरज से हीट रेडिएशन आ रही है, हमारे पास लाइट आ रही है, ज़मीन पे गिर रही है, तो ज़मीन हमारे पास क्या करे, तीन फॉर्म में भेज रही है, रेडिएशन में भी भेज रही है, कंडक्शन भी कर रही है, और उसके साथ हमारे पास कन्वेक्शन भी कर रही होती है। तो तीनों फॉर्म में क्या कर सकती है, हीट जो है वो ट्रांसफ़र कर सकती है हमारे पास अर्थ। ठीक है, तो अब ये हमारे पास आ गया। अब इसको पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि एक लॉ आता है, इस लॉ को पढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, जिसको बेटा हम क्या कहते हैं, ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब बेटा ये क्या होता है, ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, ये पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपकी सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएगी। ये क्यों पढ़ते हैं, इसका भी एक रीज़न है बेटा। ज़ीरोथ लॉ हमारे पास क्या होता है, देखो बेटा, सपोज़ कर लेते हैं कि आपके पास दो बॉडीज़ हैं, तीन बॉडीज़ मान लेते हैं। ये आपके पास आए, एक बॉडी है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है बेटा, दूसरी बॉडी है, और ये आपके पास क्या है बेटा, तीसरी बॉडी है।
हम इसको नाम देते हैं, ये कौन कौन सी बॉडी है भाई, ये मेरे पास ए बॉडी है, ये बी है और ये मेरे पास क्या है, सी है। तो सबसे पहले इसका टेम्परेचर क्या है, हॉट है, ठीक है, ये भी गर्म है, ठीक है, पर इनका टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर भी कम है, पर इस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो बेटा जब ये बहुत ज़्यादा है तो इसको हमने क्या कर दिया, इसके कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या करेगा, हीट फ्लो करेगा यहाँ से यहाँ, यानी ए बॉडी जो है वो बी बॉडी के साथ क्या करेगी, थर्मल इक्विलिब्रियम कराएगी, क्योंकि हमने टेम्परेचर के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, जब दोनों बॉडी थर्मल कांटेक्ट में होती है तो टेम्परेचर क्या करता है, वो एक दूसरे के बराबर करते हैं। तो ये ए बॉडी बी के साथ क्या हो जाएगी, थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएगी। यानी पहला पॉइंट हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे कि ए बॉडी यानी जीरोथ लॉ में क्या देता है बेटा, ये देता है द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। ये हमें क्या देता है बेटा, ये हमें कॉन्सेप्ट देता है किसका, थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी टेम्परेचर बराबर हो जाए उस चीज़ के बारे में हमें कॉन्सेप्ट देता है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल तौर पे देख रहे हैं बेटा, ए बॉडी इसका टेम्परेचर हाई है, इसका टेम्परेचर क्या है, कम है। सपोज़ कर लेते हैं ये 100 जूल की है और ये सपोज़ कर लेते हैं 15 जूल की है और ये 10 जूल की है, ठीक है, इनके पास टेम्परेचर है। पर ये क्या करेगा, जब यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से हीट जाना फ्लो हो जाएगी, तो ये ए और बी थोड़ी देर के बाद ये दोनों टेम्परेचर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हमने कहा ए जो है वो बी के साथ क्या कर रहा है, थर्मल इक्विलिब्रियम कर रहा है। तो हमने यहाँ पे लिख देते हैं भाई कि इस कॉन्सेप्ट को, डेफिनेशन को, जीरोथ लॉ को हम कैसे डिफाइन करें कि ए बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी बी, ठीक है, पहला पॉइंट आ गया भाई। ए बॉडी है वो थर्मल इक्विलिब्रियम करेगी किसके साथ, बी के साथ। अब बी जो टेम्परेचर यहाँ पे हाई हो जाएगा तो ये इसके साथ क्या है, थर्मल कंडक्टर है, तो ये क्या करेगी, बी जो है वो किसके साथ करेगी, सी के साथ करेगी। एंड यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा कि भाई ए थर्मल इक्विलिब्रियम करी है बी के साथ, एंड बी जो है विच बी बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम, बी बॉडी जो है बेटा वो आपके पास क्या कर रही है, थर्मल इक्विलिब्रियम कर रही है, किसके साथ कर रही है, विथ सी के साथ। तो बेटा देखो, ए बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम कर रही है और बी जो है वो क्या कर रही है, सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम कर रही है। अब देखो यहाँ पे जब इसका टेम्परेचर बराबर हो जाएगा इसके साथ, तो इसका मतलब ये इसका भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इसका भी सेम हो जाएगा, इसका भी सेम हो जाएगा। यानी अगर देखें ये इसके साथ कर रही है तो ए जो है वो किसके साथ कर रही है, सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम कर रही है। तो आगे पॉइंट लिखिए, एंड आल्सो सी बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ए, ठीक है। अब यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हमें पता चलेगा तीनों की जो बॉडी के ऊपर जो टेम्परेचर है वो क्या आ जाता है हमारे पास, बराबर आ जाए। ऐसे कॉन्सेप्ट को, ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ में सिर्फ ये बताता है कि कोई भी चीज़ आपके पास कितनी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी कौन से थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, उनका टेम्परेचर जो है वो बराबर हो, वो उस पॉइंट को हमारे पास क्या करता है, डिफाइन करता है। इसको हम क्या कहते हैं, जीरोथ लॉ कहते हैं। बेटा जीरोथ लॉ क्यों पढ़ते हैं, तो बेटा याद करना, यहाँ पे जीरोथ लॉ की हम थोड़ी सी एक चीज़ और लिख लेते हैं बेटा, जीरोथ लॉ, ठीक है बेटा। ये बॉडी है, इसने हीट क्या की है, लॉस की है, और इसने क्या की है, हीट गेन की है। तो इसने हीट लॉस की है तो इसने क्या किया है, हीट गेन की है। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई हीट लॉस, एक और बॉडी है जो क्या कर रही है, हीट लॉस कर रही है, और दूसरी बॉडी है वो हमारे पास क्या कर रही है, हीट गेन कर रही है, ठीक है। क्या कर रही है, एक बॉडी हीट लॉस कर रही है, दूसरी बॉडी उसमें से क्या कर रही है, हीट गेन कर रही होती है। जैसे चाय यहाँ पे रख दो, ठीक है, अब चाय रखोगे तो गर्म टेम्परेचर है, यहाँ से एनर्जी निकलेगी और हमारा एनवायरनमेंट जो है वो क्या करेगा, वो गेन करता जाएगा। यहाँ से हीट निकलती जाएगी, वो हीट गेन करता जाएगा। तो यही देखो, हीट लॉस एंड हीट गेन। तो इसका मतलब जीरोथ लॉ को एक और नाम से भी जाना जाता है बेटा। क्या नाम जाना जाता है कि जीरोथ लॉ is also known as
हीट एक्सचेंज। ठीक है, अब ज़ीरोथ लॉ को हम एक और नाम से भी अब जान लिया भाई, क्या जान लिया है कि इसको हम क्या कहते हैं बेटा, हीट एक्सचेंज के नाम से अब ये जाना जाता है। बेटा ये क्यों पढ़ते हैं, तो इसका भी एक सबब है, ये हमें कैलकुलेशन करके बताता है कि कोई भी बॉडी है वो कितनी हीट बर्दाश्त कर सकती है, कोई भी बॉडी। इसका मतलब हमें आगे टॉपिक आएगा उसमें सारी चीज़ें हमारे पास क्लियर हो जाएंगी, कैसे हो जाएंगी उसके ऊपर आ जाते हैं। तो ये क्यों पढ़ते हैं ज़ीरोथ लॉ, ज़ीरोथ लॉ इस वजह से पढ़ते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए। दूसरी ये बताता है कि कोई भी बॉडी, यानी ये 3 बॉडी है, इसके अंदर हीट कैपेसिटी कितनी हो सकी थी, तो हमारे पास आगे जो टॉपिक आएगा उसको हम हीट कैपेसिटी के नाम से जानेंगे। तो यानी ज़ीरोथ लॉ हमें बताता है द कैलकुलेटर, या हम कहते हैं इसको क्यों यूज़ करते हैं, यूज़ टू डिफाइन द हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी, यानी किसी भी बॉडी की हीट कैपेसिटी कितनी होती है, यानी कितनी बर्दाश्त होता है उस टेम्परेचर को, ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, ज़ीरोथ लॉ तो कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बेटा ज़ीरोथ लॉ के कि क्यों यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी। ये क्या हमें बताता है बेटा, ये क्यों पढ़ते हैं ज़ीरोथ लॉ। पहला तो कॉन्सेप्ट इक्विलिब्रियम के लिए पढ़ते हैं, एक बॉडी दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम होती है, तो इसका मतलब एक जो ऑब्जेक्ट हीट लॉस करेगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट क्या करेगा, हीट गेन करेगा, और इस वजह से इसका नाम रखा गया हीट लॉ, क्या कहा गया है कि हीट एक्सचेंज के नाम से इसको जाना गया। दूसरा चीज़ हमें क्यों पढ़ते हैं, तो बेटा ये हमें कैलकुलेशन करके बताता है कि किसी भी बॉडी की हीट कैपेसिटी कितनी होती है, उसके ऊपर हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास क्लियर हो गया। अभी यही चीज़ हमारे पास क्लियर होगी तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के ज़रिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तब आप इसको स्क्रीनशॉट लेते हैं, आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है।